डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। और मैं आपके सामने हाजिर हूं क्लास 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला की पहली वीडियो लेकर, जो कि संबंधित है विज्ञान के केमिस्ट्री सेगमेंट से। याद रखिएगा, विज्ञान के केमिस्ट्री सेगमेंट से। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा, ये अब आपका जो प्रश्न पत्र होगा दो हिस्से में बंटा होगा। पहले हिस्से में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिखेंगे, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। याद रखिएगा, उसमें से आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न केमिस्ट्री के सेगमेंट से आने वाले हैं। याद रखिए, 6 बहुविकल्पीय प्रश्न केमिस्ट्री के सेगमेंट से आने वाले हैं। 7 आपके फिजिक्स से रहेंगे और 7 आपके बायोलॉजी से रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग लगभग केमिस्ट्री समाप्त कर चुके हैं, इसीलिए पहली श्रृंखला हमारी केमिस्ट्री से ही शुरू होती है। फिर हम लोग चलेंगे फिजिक्स पे और फिर बायो पे। ठीक है, आप लोग आगे ध्यान दीजिए। और आपको जैसा कि मालूम होगा कि जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न हैं, अर्थात प्रश्न उत्तर लिखने वाले हैं, उसमें आपको मिलेंगे 20 नंबर के सवाल। कितने नंबर के सवाल? 20 नंबर के। सॉरी, एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, 20 नंबर नहीं है, 14 नंबर के सवाल आपके केमिस्ट्री से रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर के सवाल आपके केमिस्ट्री से रहने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका पेपर होगा वो बटा होगा दो हिस्से में। एक होगा ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए आपको OMR सीट में इसे भरना होगा। मैं एक बार आपको OMR सीट दिखाऊंगा और उसको कैसे भरा जाता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। उसके बाद एक रहेगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 20 नंबर के रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चन में आपके 7 जो होंगे फिजिक्स से होंगे, 6 जो होंगे आपके केमिस्ट्री से होंगे और पुनः 7 जो होंगे आपके बायोलॉजी से होंगे। याद रखिएगा। उसके बाद जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे तो ये 50 नंबर का रहेगा। 50 नंबर में जो आपका पहला खंड होगा वो फिजिक्स का रहेगा, जो कि 18 नंबर का होगा। इस 18 नंबर में आपके 4 नंबर के 3 सवाल पूछे जाएंगे और एक सवाल आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। फिर जब आप चलेंगे केमिस्ट्री सेगमेंट में तो आपके 4 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, 4 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे और एक सवाल आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। फिर इसी प्रकार जब हम जाएंगे बायोलॉजी सेक्टर में तो वहाँ पे मिल जाएगा 18 नंबर, 4 नंबर के 3 सवाल रहेंगे और एक सवाल रहेगा आपका 6 नंबर का। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर होगा। तो अभी हम लोग तैयारी करते हैं 14 और प्लस 6 20 नंबर की। फिर हम लोग तैयारी करेंगे 18 और 7 25 नंबर की, और फिर हम तैयारी करेंगे 18 7 25 नंबर की। इस प्रकार से हमारी 70 नंबर की टोटल तैयारी होगी। और आपको इस बार टारगेट रखना है 70 आउट ऑफ 70। याद रखिएगा। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल दाग दिया जा चुका है, तो देखिए और आप बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा? शुरू हो जाइए जल्दी जल्दी। क्या लिखा हुआ है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन लगा होता है, क्यों? ध्यान दीजिएगा, डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन लगा होता है, क्यों? तो इसके लिए आपको याद करनी होगी सक्रियता श्रेणी। कौन सी श्रेणी? सक्रियता श्रेणी। जब आप इस सक्रियता श्रेणी को याद करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जो जिंक होता है वो ऊपर होता है, जबकि टिन होता है वो नीचे होता है। और मैंने आपको बताया था कि जब सक्रियता श्रेणी में आप नीचे जाते हैं तो सक्रियता क्रम से घटती जाती है। सक्रियता क्रम से घटती जाती है, और जैसे जैसे सक्रियता घटती जाती है उनकी क्रियाशीलता भी घटने लगती है, अर्थात उनकी क्रिया करने की क्षमता भी घटने लगती है। वो किसी से क्रिया नहीं करना चाहते हैं, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो अगर हम जिंक और टिन में पूछें तो कौन सा ज़्यादा क्रियाशील होगा? तो जिंक ऊपर है, इसीलिए ये अधिक क्रियाशील होगा। जिंक अधिक क्रियाशील होगा।
जबकि टिन जो है कम क्रियाशील होगा। तो इसीलिए तो इसका लेप लगाया गया कि ये किसी से क्रिया ना करे और आराम से वो बर्तन में पड़ा रहे। नहीं तो पता चला आपने बर्तन में कोई सामान रखा, उसने जिंक से क्रिया कर लिया और उसमें कोई खराब पदार्थ बन गया, आपका भोजन खराब हो गया या आपका सामान खराब हो गया, खाद्य पदार्थ आपका खराब हो गया। लेकिन आप टिन लगाएंगे तो ये जल्दी क्रिया नहीं करेगा, इसीलिए आपका भोज्य पदार्थ लंबे समय तक पड़ा रहेगा डिब्बे में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? टिन अपेक्षाकृत कम क्रियाशील है। तो इस टाइप के सवाल जो भी होते हैं आपके सक्रियता श्रेणी से संबंधित होते हैं, आप इम्पॉर्टेंट जरूर मानिए इसको और तैयार कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको इसी सक्रियता श्रेणी से दो और रिएक्शन दिखा रहा हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि सक्रियता श्रेणी कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। आप लोग सक्रियता श्रेणी जरूर याद करिए, यहाँ पे मैं आपको पूरी सक्रियता श्रेणी नहीं बताने वाला, वो आपका होमवर्क है, आप उसको तैयार करिएगा, याद रखिए। आगे बढ़िए, अब आप अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सबसे पहले तो आपने जो केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय पढ़ा होगा, अम्ल क्षार तथा लवण, वहाँ पे आपको बहुत सारे पदार्थ बताए गए होंगे, उनको बनाने की विधियाँ, उनके रासायनिक गुण और उनके उपयोग बताए गए होंगे। तो आप उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, उनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग और बनाने की विधियाँ, क्योंकि उसमें से आपको एक सवाल मिलना ही मिलना है। जैसा कि देखिए आपके सामने ये एक सवाल टपक गया है। बेकिंग पाउडर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बेकिंग पाउडर, याद रखिएगा आप लोग, लिखा हुआ है बेकिंग पाउडर। तो ये जो बेकिंग पाउडर है, सबसे पहले तो आपको इसका सूत्र जानना पड़ेगा ना कि बेकिंग पाउडर है क्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा, ध्यान दीजिएगा। या इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद इसी को आप एक और नाम बोल सकते हैं, सारे नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन। उसके बाद कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन और फिर कार्बोनेट। अब इसका फार्मूला तो आप बता ही सकते हैं मुझे, NaHCO3। तो आपसे इतने नाम पूछे जा सकते हैं, याद कर लीजिएगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ज़रा देखिए क्या होता क्या है। जैसे ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी आपके सामने CO3 का कंपोनेंट होता है, जब उसके रिएक्शंस होते हैं तो बाद में CO2 गैस अवश्य निकलती है, याद रख लीजिएगा। कार्बोनेट के कंपोनेंट जिस भी यौगिक में है, अगर वो आगे क्रिया कर रहे हैं तो उसमें CO2 जरूर बनेगा, ये बात आप गांठ मान लीजिए। और चूंकि हाइड्रोजन है तो ये H2O जरूर बनाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा यौगिक क्या बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मैंने कहा कि अगर CO3 कहीं भी आ रहा है, CO3 याद रखिएगा, CO3 अगर किसी भी यौगिक में आ रहा है तो वहाँ पे क्या बनने वाला है? CO3 अगर किसी भी यौगिक में आ रहा है तो वहाँ पे बनने वाला है आपका क्या? वहाँ पे बनेगा CO2। क्या बनेगा जी? CO2। ठीक है, ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो मैंने कहा चलो पहले CO2 बना दिया जाए और फिर आपको हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो क्या बनना चाहिए? H2O। उसके बाद देखिए आपको क्या बचेगा? सोडियम कार्बोनेट बचेगा, सोडियम कार्बोनेट। ये बात को ध्यान में रखिए। तो ये आपको खाने वाले सोडा को गर्म करने पर होने वाली क्रियाएं हैं। इसमें देखिए CO2 गैस निकल रही है, तो आपसे सवाल यही तो पूछा गया है कि कौन सी गैस निकलती है। अगर आप इसी रिएक्शन को उल्टा कर दें तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि हो जाएगी, याद रखिएगा। मतलब इसी को इधर से इधर लिख दीजिए, इसी रिएक्शन को इधर से इधर साइड में लिख दीजिए आप लोग, बन जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि। पहले इसको लिख दीजिए, फिर बाद में इसको लिख दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि हो गई। तो देखिए आप इसमें पूछा है कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है जी? CO2 गैस निकलती है। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस टाइप के सवाल आपके सामने दागे जा सकते हैं, कौन सी गैस निकलती है, इसलिए जरूर इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल पर पढ़ें आगे हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पुनः सक्रियता श्रेणी, पुनः सक्रियता श्रेणी आपके सामने उपस्थित हो चुकी है। क्या लिखा हुआ है इस सवाल में? इस सवाल में ये लिखा हुआ है कि आप अभिक्रियाएं लिखिए और उनको संतुलित कीजिए, अर्थात संतुलित समीकरण लिखना है आपको। क्या लिखा हुआ है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है।
तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये दानेदार जिंक से क्रिया करता है। तो सक्रियता श्रेणी के उपयोग में मैंने आपको लिखवा रखा है कि जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, किससे ऊपर हैं जी, हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। मतलब ये चली जाएगी हाइड्रोजन के स्थान पे और हाइड्रोजन को वहां से भगा देगी। तो आप देखिए जब हाइड्रोजन को भगाएगी तो जिंक बनाता है 2+ और SO4 बनाता है 2-। ध्यान दीजिएगा, तो 2+ 2- कट जाएगा तो एक जिंक बचेगा और एक SO4 बचेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ZnSO4। ये आपने रिएक्शन लिखा और किसको भगाया इसने, H2 को भगाया। जरा इसको बैलेंस कर दीजिए ना, बैलेंस है क्या ये तो बैलेंस है। कैसे, देखिए जरा आप, क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक SO4 और इधर भी आपको दिख रहा होगा एक SO4, इधर आपको दिख रहा होगा H2, इधर भी आपको दिख रहा है H2, यहाँ एक Zn, यहाँ भी एक Zn। ये प्रकार से आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका संतुलित रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया जी, संतुलित रिएक्शन हो गया पहले सवाल का। देखिए कितना आसान था अगर आपने सक्रियता श्रेणी याद की हुई है। अच्छा आप जरा यहीं पे हमको एक बताइए, इसको आप कमेंट बॉक्स में कारण सहित हमें बताइएगा। क्या बताएंगे आप कि अगर हम यहीं पर जिंक की जगह कॉपर लेते, मतलब H2SO4 और +Cu, तो क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, अर्थात CuSO4 + H2 बनेगा कि नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्यों, कारण भी बताइएगा। बनेगा तो भी कारण बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको इसे बताना होगा, होमवर्क है आपका। चलिए दूसरा सवाल आज का हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल क्या था इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको। दूसरा सवाल जो आपका है वो है आपकी स्क्रीन पर, क्या दिख रहा है, तनु HCl की क्रिया एल्यूमिनियम चूर्ण से करा रहे हैं। मतलब HCl जो है तनु है, तो ये भी तो अम्ल ही है। कैसे पहचाना आपने, अम्ल है, लिखा हुआ है उसके नाम में ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सूत्र याद होना चाहिए आपको। और वैसे भी जिनमें पहले H से शुरुआत होती है वो अम्ल ही होते हैं, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। तो HCl है, उसके बाद इसकी क्रिया कराई जा रही है एल्यूमिनियम से। तो फिर वही कहानी कि जो अम्ल है उसकी क्रिया आप करा रहे हैं धातु से। तो क्या धातु ज़्यादा सक्रिय है इसमें, एल्यूमिनियम क्या हाइड्रोजन से ऊपर होता है। तो जवाब मिलता है कि हाँ होता है। तो ये जाएगा इसके पास और हाइड्रोजन से कहेगा बच्चा तुम यहाँ से भाग जाओ अब। और जैसे ही हाइड्रोजन भागेगा ये उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। और आपको मालूम होगा कि एल्यूमिनियम 3+ बनाता है, तो एल्यूमिनियम का 3 चला जाएगा Cl के नीचे, तो फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3। जरा इस बात को देखिए, तो एल्यूमिनियम बनाता है 3+ और इसको जोड़ना किससे है, Cl से, तो Cl माइनस हो जाएगा, तो इसका 3 इसके नीचे और इसके ऊपर 1 है तो वो इसके नीचे आएगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता है Al के नीचे 1 लिखने का, तो फॉर्मूला बन जाता है AlCl3। देखिए पिछले वाले में आपका बना AlCl3 और प्लस कौन बाहर निकला, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अकेले रहता नहीं, हमेशा किस रूप में रहता है, H2 के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, H2 के रूप में। जरा इनको बैलेंस किया जाए, देखिए आप लोग। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और हाइड्रोजन का ही है 2 ठो। तो अगर यहाँ पे 3 कर देते हैं आप, देखिए मैं अलग पेन से इसको करता हूँ बैलेंस। अगर आप 3 कर देते हैं तो क्या होगा, 3 करेंगे तो हाइड्रोजन 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, जो कि कभी बैलेंस नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है हाइड्रोजन, और वहाँ पे दोनों एक ही साथ हैं, तो आप ऐसा करिए 3 और 2 का गुणा करा लीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए क्या कर सकते हैं आप, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर आप बात करेंगे तो इसके सामने 6 लिख दीजिए, किसके सामने, इस HCl के सामने 6 लिख दीजिए। अगर आपने HCl के सामने 6 लिख दिया तो 6 हाइड्रोजन हुआ, इधर 2 ही आपको दिख रहा था, इधर साइड में आपको 2 ही हाइड्रोजन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप कितना कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। सामने गिनती लगाते हैं हमेशा, नीचे कभी भी गिनती हम नहीं लगा सकते हैं। जो रिएक्शन है वो नीचे रिएक्शन का वही रहेगा, सामने गिनती हम लगा सकते हैं संतुलित करने के लिए। फिर देखिए आप कि Cl यहाँ पे 6 हो गया है, क्योंकि 6 बाहर लगा है और अंदर एक Cl है, 6 कम 6, लेकिन यहाँ पे 3 ही है, तो सामने आपको कितना करना पड़ेगा, 2। और इस स्थिति में एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये आपका हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन।
यहाँ से आपने देख लिया बैलेंस इक्वेशन इसका कैसे हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग आज का अगला सवाल देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और इसका एक उपयोग लिखिए। ये आपको मैंने क्लास में बोल रखा है क्वेश्चन, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इसके लिए तैयार रहिए। ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे घर पे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका उपयोग क्या है और इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। और साथ साथ इसका आप लोग सूत्र भी बताइएगा। हम लोग कल की क्लास में अगर आप लोग सवाल पूछेंगे तो इसकी चर्चा पुनः एक बार करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल आपके सामने है, कार्बन के कौन से विशिष्ट दो गुणधर्म हैं जिनके कारण वह असंख्य यौगिक बनाता है। तो कार्बन का जो पहला गुणधर्म है मैंने आपको लिखवा रखा है श्रृंखलन। कार्बन का पहला गुणधर्म है श्रृंखलन। तो आप इसके अंदर लिखिएगा कार्बन आपस में बंध बनाकर जुड़ जाता है। कार्बन आपस में बंध बनाकर जुड़ जाता है और एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करता है, इसे ही श्रृंखलन का गुण कहते हैं। अर्थात कार्बन का आपस में जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करना क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। जैसे आपने देखा ही होगा ऐसे बहुत सारे कार्बन आप जोड़ते जा सकते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेक्स ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप श्रृंखलन में क्या लिखेंगे कि कार्बन, बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला बना लेते हैं जिसके कारण वे असंख्य यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं। दूसरा आप लिखेंगे इसका उपयोग चतुःसंयोजकता, सॉरी इसका विशिष्ट गुण जो है, दूसरा विशिष्ट गुण है, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, कहीं अलग से कॉपी बनाइए और उसमें लिखते जाइए इन प्रश्न आंसर को, एक गाइड हो जाएगी आपके पास, याद रखिएगा। एक कॉपी लीजिए अलग से 30 रुपये का रफ खरीदिए, उसमें लाइन वाइज इन प्रश्नों को लिखते जाइए और आंसर लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ। काम करना शुरू करिए, याद रखिएगा, क्योंकि आप आलसी रहेंगे ना तो आपको जीवन भी आपका आलसी बना देगा और बाद में आपको काम करना पड़ेगा, ईंट पत्थर ढोना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। बाद में आराम करना चाहते हैं ना तो अभी पढ़ लीजिए, वैसे भी कहावत कही है ना, आराम हराम है, ठीक है। चलिए चतुःसंयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात अपने सभी यौगिकों में कार्बन 4 बंध बनाता है, इसीलिए यह कार्बन बहुत अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़ने की क्षमता रखता है, इसीलिए असंख्य यौगिक भी बनाता है। तो ये भी आप बात को लिख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे बोल देता हूँ। क्या लिखेंगे आप, कार्बन 4 बंध बनाता है, कार्बन 4 बंध बनाता है, इसलिए यह बहुत सारे परमाणुओं को आपस में जोड़कर, बहुत सारे परमाणुओं को आपस में जोड़कर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है। यही कारण है कि कार्बन असंख्य यौगिक बनाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए कार्बन के 2 विशिष्ट गुणधर्म, आप इनको जरूर याद रखिएगा, ये आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। और मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे सवाल 2019 की परीक्षा में पूछे गए हैं और आप अभी कोई भी अनसॉल्व पेपर उठा के नहीं चेक करेंगे जब तक आपका सिलेबस पूरा तैयार ना हो जाए, याद कर लीजिएगा, नहीं तो मैं मोबाइल में घुस के आपको मारूंगा, याद कर लीजिएगा। अनसॉल्व पेपर किसी को चेक नहीं करना अभी, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आपको चैप्टर्स मालूम चले कि कौन कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्या पढ़ना है उनमें आपको, याद रखिएगा इस बात को। इसका मतलब ये नहीं कि आप नकल करिए उसमें। चलिए अब आप आगे देखिए क्या होगा यहाँ पे। अगला सवाल इसके नीचे लिखा हुआ है ब्रोमोपेंटेन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो वैसे तो आपका ये होमवर्क होना चाहिए लेकिन मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा। ये पेंट एन कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया पेंट एन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी इस तरह से आपको बनाना है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, बाकी हम लोग नियम कानून जब क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ से और विस्तारपूर्वक समझ लेंगे। वैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कैसे बनाना है इसको। तो देखिए आप लोग, जब भी आपको संरचना बनानी हो तो सबसे पहले आप इसका रूट वर्ड पकड़िए, लिखा है पेंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे, इंग्लिश देखिए आप लोग, इंग्लिश ब्रोमो पेंट और फिर एन। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं रूट वर्ड को। रूट वर्ड पेंट लिखा है जो कि 5 कार्बन का है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 कार्बन लगा दिया, मैंने यहाँ पे 5 कार्बन लगा दिया। थोड़ा सा मैं इधर बनाता हूँ तो ज़्यादा ठीक पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैंने 5 कार्बन लगा दिए, सभी को सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि हमने देखा कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, तो सभी को हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। और कार्बन आपको मालूम होना चाहिए कि 4 बंध बनाता है, इसी 2 गुण के कारण कार्बन असंख्य यौगिक बनाता है। फिर बात आई एन की, तो सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जैसे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है। फिर लिखा है ब्रोमो, क्या ब्रोमो के साथ कोई गिनती लिखी है क्या,
अगर कोई गिनती नहीं लिखी है तो वो किस नंबर पे रहेगा, 1 नंबर पे रहेगा। तो कहीं आपने इसमें गिनती की नहीं की तो कर लीजिए 1 2 3 4 और 5। पहले नंबर पे आप जोड़ दीजिए ब्रोमो। किस नंबर पे जोड़ दीजिए, पहले नंबर पर। अगर कहीं और होता तो यह स्थान जरूर दिया गया होता, लेकिन दिया नहीं है। तो पहले नंबर पर है ब्रोमो। उसके बाद दिख रहा है आपको पेंटेन, पेंट एन, तो पहले ब्रोमो लिखा हुआ है। अब ब्रोमो के बाद 5 कार्बन की श्रृंखला है, कोई और तो है नहीं, तो सीधा सीधा आप बची हुई संयोजकताओं को किससे पूरा करेंगे, हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। मैंने आपको बता रखा है ना। तो चलिए इस कार्बन का देखिए, एक नीचे बॉन्ड बना है, एक बगल में बना है, 2 बना हुआ है। कितने की और जरूरत है, 2 की। क्यों, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। कार्बन को 4 लोग चाहिए होते हैं, जितना कम होता है उतना हाइड्रोजन उसके बगल में लिख देते हैं। इसको देखिए, इसके पीछे एक बना हुआ है, इसके आगे एक बना हुआ है, 2 बना है, इसको भी 2 चाहिए। इसके भी पीछे एक बना है, आगे एक बना है, कितना चाहिए, 2 चाहिए। इसके पीछे एक, आगे एक, कितना चाहिए, 2 चाहिए। इसके पीछे एक, आगे एक, सॉरी ये वाले की अगर बात करेंगे आप, ये वाले की, तो इसके पीछे केवल एक दिख रहा है, आगे एक भी नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको 3 की जरूरत है। तो यहाँ पे आप CH3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, CH3 लिख देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, रूट वर्ड को पकड़ते हैं। रूट वर्ड पकड़ने के बाद जितने कार्बन की गिनती होती है आप उसकी श्रृंखला बना देते हैं। उसकी श्रृंखला बनाने के बाद आप क्या काम करते हैं, श्रृंखला बनाने के बाद आप ये काम करेंगे कि जो भी प्रेफिक्स होगा आप पहले उसे जोड़ेंगे। सॉरी, रूट वर्ड के बाद सफिक्स फर्स्ट जोड़िए, एन। सभी सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हमने हर जगह सिंगल बॉन्ड रहने दिया। देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप देखिए आगे की बात आएगी, जब आगे देखिए जब अगली बात होगी तो आप देखेंगे प्रीफिक्स। क्या देखेंगे, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स 1 ब्रोमो लिखा है, वैसे तो वहाँ पे ब्रोमो लिखा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं गिनती लिखी तो पहले नंबर पे है, तो मैंने पहले नंबर पर ब्रोमो जोड़ दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सफिक्स सेकंड कोई है कि नहीं है, नहीं है तो आप छोड़ देंगे। बाकी बची हुई संयोजकताओं को हाइड्रोजन से आप पूरा करते चले जाएंगे, हाइड्रोजन से पूरा करते चले जाएंगे। इस प्रकार से आपकी बन जाएगी कार्बनिक यौगिक की संरचना, ठीक है ना। चलिए आज का अगला सवाल जो आपको घर से करना होगा, जो आपको कहाँ से करना होगा, घर से करना होगा। होमवर्क है आपके लिए, सजाती श्रेणी। आप इसकी परिभाषा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इसको ज़रूर बताएंगे। और मैं चलते चलते आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हम लोग का परिवार एक के का हो जाए और हम लोग लाइव सेशन में डाउट्स आपके क्लियर कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। आलस नहीं, आलस करेंगे तो आप पीछे जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार।